नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है समी एंड यू आर वाचिंग मनी मैटर्स। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जिसे सुनते ही, जिसके आते ही लोग ना डर जाते हैं। उसका नाम है रिसेशन या मंदी। एक्चुअली रिसेशन होता क्या है? तो रिसेशन में अगर मैं बात करूं तो आज हम इस वो वीडियो में सिर्फ रिसेशन के ऊपर बात करेंगे और रिसेशन में होने वाली परेशानियों के बारे में। और हम बात करेंगे कोविड-19 के बारे में। जैसे कोविड-19 में आपको पता होगा कि रिसेशन कैसे आया था और जिस आप में कौन सी हमें अच्छी बातें हुई थी उस रिसेशन में और कौन सी बुरी बातें चली थी, तो उस टॉपिक पे बात करेंगे। और ये बात करेंगे कि 2025 जो अभी आने वाला साल है उसमें रिसेशन जो है वो आएगा या नहीं आएगा। इस टॉपिक पे बात करेंगे कि हम कौन सी जगह पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने रिसेशन के टाइम, ताकि वो हमें प्रॉफिट दे या और पैसा बना के दे। क्योंकि रिसेशन जो है ना, वो सबसे बढ़िया टाइम होता है इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो इस चीज़ को अच्छे से जानते हैं। हाँ, नॉर्मल जिसको इन्वेस्टमेंट का पता नहीं है कि वो उन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी, उनको छोड़ के अगर जो दूसरे पर्सन होते हैं, जो इन्वेस्टर होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, जो इन्वेस्टर होते हैं, उनको सबसे ज़्यादा ये होता है कि जब रिसेशन कब आएगा और कब हम उस पर इन्वेस्ट करेंगे। तो आज हम इन टॉपिक्स पे बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रिसेशन क्या है। देखो, रिसेशन जो है ना, वो नॉर्मली अगर मैं शब्दों में आपको समझाऊं तो रिसेशन जो है हमारी इकोनॉमिक्स पे या जीडीपी पे डिपेंड करता है। तो डिपेंड इसलिए करता है क्योंकि जब हमारी पैसों की जो भी मतलब खर्च करना या फिर पैसे का आना, जब वो स्लो डाउन हो जाता है या उसमें मंदी बढ़ जाती है, तो उस चीज़ को हम रिसेशन कहते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ। एग्जांपल यह है कि मान लो एक छोटा सा शहर है, ठीक है। उसमें एक ही कंपनी है जो कि कपड़े बनाती है, एक फैक्ट्री है जो कपड़े बनाती है। तो अगर मान लो लोगों के पास उस एक्चुअली शहर में लोग रहते हैं, जैसे मान लो कुछ लोग हैं, तो अगर वो क्या करेंगे कि उनके पास पैसा बहुत है और उनकी खर्च करने की काबिलियत है, तो वो उसके कंपनी के जो है कपड़े खरीदेंगे और उसकी कंपनी की ग्रोथ भी ज़्यादा होगी क्योंकि मैन्युफैक्चर करेगी और लोग जो है वो कपड़े खरीदेंगे। लेकिन अगर मान लो कि लोगों को पैसे आना बंद हुए या पैसे कहीं से थोड़े से पैसे उन्होंने खर्चा अपना बंद कर दिया, तो पैसा जब उनका आना बंद हुआ और उन्होंने उसको पैसों को खर्चना कम कर दिया, और तो खर्चना कम करने तो सीधी सी बात है वो क्या करेगा, वो कपड़े भी लेना बंद करेगा क्योंकि उनको पैसे बचाने हैं। सीधी सी बात है, तो पैसे बचाना भी बहुत जरूरी बात है। तो वो क्या करेंगे कि वो अपने खर्चे को कम करेंगे, तो उससे वो कपड़े भी नहीं खरीदेंगे। तो कपड़े अगर नहीं खरीदेंगे तो उस कंपनी की जो है प्रोडक्शंस भी कम होगी क्योंकि कपड़े तो उसके कंपनी का बिकेंगे नहीं। तो वो अपनी प्रोडक्शंस को भी कम करेंगे या बंद करेंगे। तो अब अगर प्रोडक्शंस ही बंद हो गई तो जो एम्प्लॉय वहां पे काम कर रहे हैं उनका क्या होगा? क्योंकि प्रोडक्शन तो बंद हो गई तो उनकी तो जरूरत नहीं है, तो कंपनी उन्हें सीधे तौर पे फायर करेगी। अगर देखो कंपनी उन जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है उनको भी फायर कर रही है, तो न्यू जो जॉब आएगी, वो तो न्यू जॉब तो वैसे भी आनी नहीं है। तो जो नए पर्सन जो भी जॉब ढूंढ रहे हैं, अगर वो भी उनको भी जॉब नहीं मिलेगी, तो उस सिनेरियो को हम मंदी का नाम दे सकते हैं। मंदी या फिर रिसेशन का नाम करते हैं। ये एक छोटी से शहर की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर यही चीज़ पूरे इंडिया में या पूरे ग्लोबल में कंट्रीज में होने लग पड़ी तो उस चीज़ को हम कहते हैं रिसेशन। से अब सबसे बड़ा रिसेशन जो था अभी 2008 में हुआ था, और अभी लेटेस्ट अगर मैं आपने देखा कि कोविड-19 भी आया था 2019 में, ठीक है। कोविड-19 तभी नाम पड़ा उसका। तो कोविड-19 में क्या हुआ कि वो भी एक रिसेशन आया था बहुत लंबे दौर पे, क्योंकि यहाँ उस मार्केट जब डाउन चला था कम से कम 7 से 8 महीने जो था वो मार्केट वहाँ पे डाउन चला था, ठीक है। क्योंकि जॉब्स नहीं थी लोगों के पास जॉब को सिक्योर करने के प्लेटफॉर्म नहीं थे, ठीक है। तो उस चीज़ में वहाँ पे हमारा ना काफ़ी ज़्यादा स्टॉक्स मार्केट भी बहुत नीचे चले गए थे उस टाइम पे। लेकिन हम बात करेंगे कुछ अच्छी और कुछ बुरी चीज़ों के बारे में कि अच्छी चीज़ें क्या हुई है कोविड-19 के ऊपर, 19 के दौरान यानी उसके टाइम पे, और कुछ बुरी बातें क्या हुई है। तो सबसे पहले हम कुछ अच्छी बात की बात करें। देखो, उस टाइम जब रिसेशन हुआ ना, जब कोविड-19 आया था, तो लोगों की ना सबसे पहले तो काफ़ी लोगों की घर पे बंद हो गए थे सारे लोगों ने। यहाँ पे इंडिया में लॉकडाउन हो गया या पूरी कंट्री में पूरी जो भी ग्लोबली हमारे पास लॉकडाउन हो गए थे, तो लोग घर पे अपने रह रहे थे, ठीक है। तो उस चीज़ में ना टेक्नोलॉजीज का ज़्यादा बूस्टअप हुआ था।
लाइक जैसे हम आपके बच्चे हैं स्कूल नहीं जा सकते क्योंकि लॉकडाउन में, सीधी सी बात है स्कूल तो जाएंगे नहीं, तो वहाँ पे क्या हुआ था कि ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई, ऑफिस जाना बंद हो गया। तो आईटी सेक्टर में क्या हुआ कि लोगों को वर्क फ्रॉम होम मिला। लाइक अब सीधी सी बात है, आप ऑफिस तो जा नहीं सकते, तो वहां पे क्या हुआ कि ये हुआ कि आप घर से काम कर लो, तो उस चीज को वर्क फ्रॉम होम का नाम दे सकता है। तो वर्क फ्रॉम होम जो है मेनली 2019 के बाद ही यहाँ पे नजर में आया था कि वर्क फ्रॉम होम की नाम की कोई चीज होती है। तो अभी तक वो कुछ कंपनी में अभी भी चल रही है, ऐसा नहीं है। तो वो ट्रेंड वहां से शुरू हुआ। टेक्नोलॉजी का बूस्ट मतलब डिजिटल पेमेंट्स का वहां पे जाके जाके बूस्ट हुआ, क्योंकि सीधी सी बात है आप बाहर नहीं जा सकते, तो एटीएम जाना भी आपने थोड़ा बहुत बंद कर दिया होगा, तो वहाँ पे आपने ऑनलाइन पेमेंट्स का सिनेरियो भी वहाँ पे शुरू हो गया। तो और अगर आपको कुछ शॉपिंग करनी है या कुछ करनी है तो ऑनलाइन शॉपिंग का भी ट्रेंड शुरू हुआ, जहाँ पे हम लोग दुकानों में जाकर शॉपिंग करते थे, तो उस ट्रेंड पे आपने ऑनलाइन शॉपिंग भी करना शुरू कर दी ताकि हम बाहर ना जाएं और ऑनलाइन शॉपिंग कर ले। तो ये कुछ टेक्नोलॉजीज का वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा बूस्ट हो गया। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी भी बात है, क्योंकि हमें टेक्नोलॉजी का यहाँ पे बूस्ट होते दिखा। दूसरी कुछ बुरी बातें भी यहाँ पे हमारे पास कोविड-19 में हुई है, जैसे लोगों की तो सबसे पहले जॉब गई हैं, क्योंकि देखो सीधी सी बात है, अगर बाहर से कोई काम ही नहीं आ रहा है तो जॉब तो प्रोजेक्ट ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो फिर जॉब तो जानी ही है। क्योंकि कंपनी, सीधी सी बात है, मैंने जो एग्जांपल आपको दिया था कपड़ों की फैक्ट्री का, अगर पीछे से वो काम ही नहीं आ रहा तो जॉब्स तो जाएंगी, सीधी सी बात है। ठीक है, तो जॉब्स तो यहाँ पे जाएंगी। तो उसके बाद क्या हुआ कि लोगों की हेल्थ के भी काफ़ी इशू हुए, लोगों को हॉस्पिटल में जाना पड़ा, हॉस्पिटल में लोगों के खर्चे बढ़े, क्योंकि सीधी सी बात है अगर हॉस्पिटल के खर्चे इतने हो गए कि जब ना ये रिसेशन आते हैं ना और हेल्थ की कोई चीज़ होती है तो हॉस्पिटल के खर्चे ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो लोगों के खर्चे बढ़ते हैं और कई लोगों की जान भी गई है। तो ये चीज़ें जो है बहुत बुरी हुई हैं रिसेशन, जो रिसेशन आया था हमारा कोविड-19 में। तो इन चीज़ों पे ना, तो सीधी सी बात है कि रिसेशन में बहुत अच्छी चीज़ें भी हुई है और कुछ बुरी चीज़ें भी हुई है। तो अब बात करते हैं, यहाँ पे हम तीसरी हमारे टॉपिक्स पे बात करते हैं कि रिसेशन जो है वो 2025 में आएगा। क्योंकि देखो पहले भी बहुत सी वीडियो मैंने देखी थी कि लोग बोलते थे 2024 में रिसेशन आएगा आएगा आएगा। ठीक है, अब लोग बात कर रहे हैं 2025 में भी रिसेशन आएगा। ठीक है, अब सीधी सी बात है यार, जो लोग ऐसा बोलते हैं ना कि वो आएगा, वो सबसे बड़े मूर्ख हैं। ऐसा कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि रिसेशन 2025 में आएगा या नहीं आएगा। वो डिपेंड करता है अपनी जो जीडीपीज के ऊपर, या जो भी काम की जो अगर वो पैसा जो इकोनॉमी रेट के ऊपर। ठीक है, जैसे मान लो कि हमारे यहाँ पे कोई वॉर चल रहा है। ठीक है, अब वॉर चल रहा है तो उस केस में रिसेशन आ सकता है, या फिर गवर्नमेंट के कुछ फैसले हो सकते हैं। जैसे मान लो अभी हमारे पास पीछे से वो भी हुआ ना एग्जाम्पल, गवर्नमेंट के इलेक्शंस हुए। ठीक है, इलेक्शंस में हमारी थोड़ी सी मार्केट डाउन देखने को मिली है उस चीज़ पे, तो उस चीज़ के ऐसे फैसले होते हैं ना, उस चीज़ पे भी हमें रिसेशंस आ सकते हैं। ठीक है, और दूसरे मेरे पास है कि रिसेशन आने की और प्रेडिक्शंस भी हो सकती हैं। जैसे एकदम से लोग क्या करते हैं कि मीडियोकर बीच में आते हैं, वो कंपनी की ना प्रोडक्शंस को कम कर देते हैं, और या फिर उस चीज़ को दबा देते हैं, जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनको ब्लैक मार्केट में बेचने के लिए। तो उस चीज़ में भी महंगाई ज़्यादा बढ़ जाती है, उस टाइम में रिसेशन आने की भी संभावना हो सकती है। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसमें जिसके थ्रू हम ये जान पाते हैं कि रिसेशन आ सकता है। बट ये मैं इसकी हम कोई भी प्रिडिक्शंस नहीं कर सकते कि 2025 में वो अपना रिसेशन आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, अब अगली बात करेंगे कि रिसेशन जब आता है ना, तो सबसे बड़ी बात है कि हमें पैसा लगाना कहाँ चाहिए। ठीक है, पैसे को कैसे बचाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए। तो देखो ये एक ना टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस रिसेशन का, क्योंकि ना यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि ऐसा रिसेशन आए, इंक्लूडिंग मी। मतलब मैं भी खुद एक इन्वेस्टर हूँ। ठीक है, तो सीधी सी बात है, अगर मंदी आएगी, स्टॉक मार्केट के प्राइस गिरेगी, तो हमें ना थोड़ा सा एक बूस्टअप मिलेगा कि पैसा हम कहाँ लगाएं। ठीक है, सीधे से पैसा लगाएंगे, क्योंकि सीधी सी बात है अगर रिसेशन आ रहा है, कंपनी सीधी सी स्टॉक मार्केट में वो स्टॉक्स वो बिल्कुल नीचे गिर रही है, क्योंकि रिसेशन में ना बहुत नीचे तक स्टॉक गिरती है, 22%, 25%, 30% तक के नीचे स्टॉक्स गिरते हैं। तो उस टाइम में इस चीज़ में अगर मैं उस चीज़ में पैसा लगाऊंगा या कोई भी इन्वेस्टर पैसा लगाएगा, तो जब वो मार्केट फिर से स्टेबल होगी अपने उस पीक पे जहाँ से वो गिरी थी, तो हमारा पैसा
2 गुना या 3 गुना होने की बहुत ही संभावना हो सकती है। एग्जाम्पल मैंने वहाँ पे 2 लाख रिसर्चर के टाइम पे लगा दिए, या मार्केट जब बिल्कुल नीचे भी गिर रही है उस टाइम पे भी अगर 2 लाख रुपए लगा रहा हूँ और वो 2 गुना बढ़ रही है तो उसका 4 लाख, और जब 3 गुना बढ़ रही है तो उसका 6 लाख मुझे मिल रहा है। और वो भी मार्केट इतनी नीचे नहीं गिरती, लाइक मार्केट गिरती है तो वो 6-7 महीने में ऊपर आई, तो 6-7 महीने के अंदर मुझे 3 गुना रिटर्न अगर मिल रहे हैं तो भाई मैं क्यों नहीं लगाऊंगा। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसपे इन्वेस्टर की बिल्कुल नजर होती है कि कब मार्केट गिरेगी और वो कब अपना पैसा लगाएंगे उस स्टॉक मार्केट में। ठीक है, लेकिन रिसेशन में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कि ये सोचते हैं कि यार रिसेशन आएगी हमारी जॉब चली जाएगी, ये है, तो उसके लिए ना हमें प्रिपेयर होना पड़ेगा। हमें कुछ ऐसी चीजें फॉलो करनी पड़ेगी जहां पे हम इस चीज को मैनेज कर सकते हैं कि रिसेशन के टाइम में हमें पैसों की कमी ना हो। तो हम आज कुछ ऑप्शंस पे हम बात करेंगे जिसके थ्रू हम मैनेज कर सकते हैं अपने पैसों को, ताकि रिसेशन के टाइम हमें अपने पैसों की किल्लत ना हो और हम इस चीज को अच्छे से मैनेज कर सकें। तो यहाँ पे सबसे पैसा मैं कहाँ लगा सकता हूँ रिसेशन के टाइम पे? देखो, सबसे पहले देखो ना, अगर आपके पास पहले से, सबसे पहले तो मैंने आपको यही चीज़ बताई, मैं पहले से आपको हर एक वीडियो में बताता हूँ कि आपके पास सबसे पैसा इन्वेस्ट करना है ना, सबसे पहले 3 चीज़ों के बारे में आपको जानना है। लाइक आपको सबसे पहले इमरजेंसी फंड लेना है, दूसरा आपको मेडिकल इंश्योरेंस लेना है, और तीसरा आपको टर्म इंश्योरेंस लेना है। अगर ये 3 चीज़ आपके पास नहीं है ना यार, तो सीधी सी बात है, आप पैसा मत लगाओ, क्योंकि इसका फ़ायदा नहीं है। क्योंकि कब आपका पैसा जो इन्वेस्टमेंट जो आपने की है वो कब आपका अकाउंट फिर से खाली हो जाए, जब आपको कुछ ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़े। तो इन चीज़ों के अलावा जब तक ये चीज़ें पहले प्रिपेयर कर लो, वो आपको रिसेशन में भी काम आएगा और हर जगह आपको काम आएगा उस चीज़ के लिए। चाहे रिसेशन हो, चाहे रिसेशन के अलावा कोई भी नॉर्मल हमारा जो चल रहा है जीडीपी, उस चीज़ में भी आपको वो काम आएगा। तो ये चीज़ करो। अब सबसे पहले ना, आप रिसेशन के टाइम पे कहाँ पैसा लगा सकते हो। ठीक है, तो अगर आपके पास पैसा पड़ा है, आपके पास इमरजेंसी फंड पड़ा है, या आपने पहले से पैसा सेव करके रखा है, तो उस चीज़ में आप ना सबसे पहले आप डिफेंसिव स्टॉक्स में लगा सकते हो। ठीक है, तो डिफेंसिव स्टॉक क्या होता है? डिफेंसिव स्टॉक ऐसा स्टॉक है जो कि रिसेशन के टाइम पे भी ना वो मैनेज रहता है, वो उनके स्टॉक्स प्राइजेस नीचे नहीं गिरते हैं। लाइक ग्रोसरी, फूड की हम बात करते हैं, या फिर हेल्थ की बात करते हैं। ठीक है, देखो, अगर रिसेशन आ भी जा रहा है ना, तो ये 2 चीज़ें जो है, फूड और हेल्थ, ये आपके कभी कम नहीं होने वाली। अगर पर्सन, देखो आप भूखे तो नहीं मरोगे, आपको खाना चाहिए, तो आप अपना राशन तो खरीदोगे ही खरीदोगे, आपकी ग्रोसरी तो आपने खरीदनी ही खरीदनी है, क्योंकि आपको खाना चाहिए। वो आप ये तो नहीं, आप रिसेशन आ गया तो आप भूखे रहोगे और आपको खर्चोगे कि मैंने पैसा बचाना है या खर्च नहीं करना है। भाई फूड पे तो आपको पैसे लगाना पड़ेगा। दूसरी बात है हेल्थ। देखो, हेल्थ जो है ना, वो आपकी सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। ठीक है, तो हेल्थ में जब आपकी कुछ भी आपको हेल्थ इशू आते हैं तो आपको हॉस्पिटल जाना रहता है। वो ये नहीं देखते आपकी, आप यहाँ पे मंदी चल रही है या रिसेशन चल रही है, आपकी जॉब नहीं है या कुछ नहीं है, उस पे आप डिपेंड नहीं करते, तो वो आपको तो हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा उस चीज़ के लिए। तो जब भी आपका रिसेशन आता है तो हेल्थ जो है एक सेक्टर वो बूस्टअप करता है। हेल्थ की चीज़ें आप जो भी हेल्थ की जो आपके इक्विपमेंट्स हैं वो महंगे हो जाते हैं चीज़ें, और हॉस्पिटल के बिल भी और ज़्यादा महंगे बढ़ जाते हैं। तो मैं ऐसे स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ, डिफेंसिव स्टॉक की बात कर रहे हैं, जो इन 2 चीज़ों फैक्टर पे डिपेंड करता है। ऐसी कंपनियां जो इन 2 चीज़ों पे अपने पैसे को अपने प्रोडक्ट्स बनाती है, तो उन कंपनीज में आप पैसे लगा सकते हो। वो रिसेशन के टाइम भी आप ना, वो कंपनी नीचे गिरेगी नहीं और आपके पैसे को स्टेबलाइज करेगी और आपको अच्छे रिटर्न मिलती रहेंगे। रिसेशन में भी आपको रिटर्न तो मिल रहे हैं, आपको जो आपके रिटर्न्स हैं वो आपको मिल रहे हैं, और आपको पैसे की कोई तंगी होने नहीं वाली उस चीज़ में। दूसरा टॉपिक हमारा यहाँ पे है कि बॉन्ड। ये देखो, बहुत सारे यहाँ पे गवर्नमेंट जो कंपनी है वहाँ पे बॉन्ड्स निकालती है, तो बॉन्ड के प्राइजेस भी ना हमारे पास ना कम नहीं होती, वो सेम ही होती है, वो फ्लक्चुएट नहीं करते। बॉन्ड जो है सेम लाइक एफडी, ओके, एफडी की तरह ही होता है, लेकिन बॉन्ड में ना आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट थोड़ा ज़्यादा मिलता है। जैसे आपको 9%, 9.5% का आपको बॉन्ड खरीदने पर एक फिक्स अमाउंट या फिक्स इंटरेस्ट रेट आपको मिलता है। तो अपना पैसा ना आप बॉन्ड में लगा सकते हो, या पहले से भी लगा रहे हो ना, तो आपको रिसेशन में भी उस चीज़ का आपको गिरता हुआ नजर नहीं आएगा स्टॉक्स, क्योंकि वो बॉन्ड जो आपको फिक्स इंटरेस्ट देगा, लाइक आपको 9% या 9.5% जो भी आपको मिल रहा है वो आपको रिसेशन के टाइम पे भी मिलता ही रहेगा। तो आप अपने पैसों को बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, तो वो रिसेशन के टाइम पे भी आपको इंटरेस्ट जनरेट करके देते देगा और आपको पैसों की किल्लत नहीं होने वाली।
अब तीसरा फैक्टर यहाँ पे आता है गोल्ड। यार देखो, गोल्ड की बात करो, आप कोविड-19 की बात कर लो। गोल्ड ना जब कोविड-19 नहीं हुआ था तो मार्केट में ना गोल्ड का प्राइस बहुत कम था। लाइक उसका प्राइस था तकरीबन मैं अगर देखूँ तो 32,000 से 34,000 के आसपास था गोल्ड का प्राइस। ठीक है, जैसे ही हमारा कोविड-19 आता है, गोल्ड का प्राइस 52 और 58,000 तक पहुंच जाता है एट ए टाइम पे। ठीक है, अब कोविड-19 खत्म भी हो चुका है, आज 2024 है, और आज भी अगर देखो कि गोल्ड का प्राइस जो 68 और 70,000 के आसपास बना हुआ है। तो वो जहाँ से रिसेशन के टाइप पे जिसने गोल्ड की इकोनॉमी ने बूस्ट किया, अब बूस्ट करने के बाद क्या है, वो अभी भी स्टेबल है, और स्टेबल के बाद वो बढ़ा ही है। तो आप ना उस चीज़ पे गोल्ड पे इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि अगर रिसेशन, मैं ये नहीं बोलता आप रिसेशन पे करो जब आपको कोविड-19 आ रहा है तो अब तब करो, क्योंकि तब ना गोल्ड के एकदम से प्राइस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो वो कम नहीं होंगे, वो बढ़ेंगे, आप आगे जाके फ्यूचर में उनकी वैल्यू अच्छी होगी। लेकिन रिसेशन आपको पता है, आपको थोड़ा सा भी एस्टिमेट लग रहा है कि यार रिसेशन आने वाला है या ऐसी कुछ चीज़ आने वाली तो सबसे पहले आपका फोकस होना चाहिए कि गोल्ड के प्राइस आपके बढ़ने वाले हैं। तो पहले से अपना पैसा ना गोल्ड में इन्वेस्ट करना कर दो, ताकि जो है वो आपका पैसा ना एकदम से बूस्ट हो। और अगर बूस्ट हो गया, अगर आप रिसेशन में भी आप गोल्ड पे पैसे लगाओगे तो वो आप महंगा जरूर खरीद लोगे, लेकिन वो नीचे नहीं आएगा, वो अपना टाइम टू टाइम आपका वो बढ़ता ही रहेगा पैसा। तो कोशिश ये है कि अगर आपको रिसेशन, आपको लगता है कि रिसेशन आने वाला है, आपको प्रोडिक्ट हो रहा है थोड़ा सा भी 1-2 महीने में, मुझे लग रहा है कि ऐसे तो गोल्ड पे इन्वेस्ट कर दो यार। और गोल्ड पे इन्वेस्ट कर से अपना सीधे से आपका पैसा बढ़ेगा, आपका पैसा घटेगा नहीं, क्योंकि सेफ एंड सिक्योर है। ठीक है, तीसरा जो है रिसेशन में हम किसी इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो है हमारे पास रियल स्टेट। ठीक है, रियल स्टेट। अब देखो रियल स्टेट में क्या होता है कि जब आपका रिसेशन आता है ना, तो प्रॉपर्टीज की वैल्यूज ना बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। ठीक है, पहले जैसे मान लो आपको कोई प्रॉपर्टी 50 लाख की मिल रही है, या कोई घर आपको 50 लाख का मिल रहा है, जैसे रिसेशन आएगा तो उसकी प्रॉपर्टीज की वैल्यू गिर के 30 लाख और 30 लाख 25 लाख इसके आसपास पहुंच जाएगी। मतलब बहुत ही ज़्यादा उसकी रिसेशन की वैल्यू कम हो जाएगी। तो आप ना अपनी पैसों को रियल एस्टेट में भी, प्रॉपर्टीज में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। आप अपनी प्रॉपर्टी को रिसेशन के टाइम, जैसे रिसेशन आता है, प्रॉपर्टी के जैसे मार्केट नीचे गिरती है और प्रॉपर्टी बिल्कुल भी कम हो जाती है, तो आप अपना पैसा जो है प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हो। वो आपके पैसे को ना बहुत ज़्यादा बूस्ट देगा। जैसे मार्केट ऊपर गई, वो आपकी पैसों को एकदम से आपके पैसों को बूस्ट करेगा और आपको हाई इंटरेस्ट में पैसा देगा। आपके बाद उसके बाद आप प्रॉपर्टी को बेच दो, आपने जो भी आपने घर लिया या कुछ लिया उसको बेच दो, तो आपको एक तरह से बहुत अच्छा बूस्ट देगा। लेकिन आपने जब प्रॉपर्टी खरीदोगे ना, तो ये नहीं कि आप वैसे ही प्रॉपर्टी को भी उठा के खरीद लिया। आप उस एरिया की वैल्यू को भी समझना कि जहाँ पे आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो कि उस एरिया की कोई वैल्यू भी है कि नहीं है, और अगर वैल्यू है तभी उस प्रॉपर्टी को खरीदो, ताकि आपको भी पता होना चाहिए कि उसकी अगर जैसे ही में रिसेशन खत्म होगा या मार्केट अप जाएगी तो उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू किस तरह से बढ़ेगी। तो ऐसी प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट करो जिसकी वैल्यू है, क्योंकि वो रिसेशन में है तो वो वैसे भी कम होने वाली है, तो उसकी वैल्यू है, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो उस प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट करके आप उसको लगा सकते हो और आपकी इन्वेस्टमेंट सीधी सी बात है बढ़ेगी। अगला है सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो है मैं फिर पहले भी बात कर रहा था, इमरजेंसी फंड। देखो यार, रिसेशन में ना सबसे बड़ा सिनेरियो क्या होता है कि आपके पास ना एकदम से जॉब चली जाती है। सीधी सी बात है, जॉब चली गई, आपको पैसा कहाँ से आना है यार? इन्वेस्टमेंट करो तो कहाँ से पैसा आएगा? जो इन्वेस्टर है या फिर उनको तो पता है, लेकिन जो एक सैलरी बेस्ड एम्प्लॉय है वो कहाँ जाएंगे? उनकी तो सैलरी आएगी नहीं, क्योंकि उनकी जॉब चली गई। ठीक है, तो आपको ना पहले से ये रिसेशन के टाइम पे इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये रिसेशन से पहले का इन्वेस्टमेंट है कि आपको ना अपनी लाइफ में ना इमरजेंसी फंड तो बिल्कुल होना जरूरी है आपके पास। तो इमरजेंसी फंड में मतलब आपकी सैलरी मान लो 10,000 है, एग्जाम्पल मैं एक छोटे से नंबर पे बात कर रहा हूँ, 10,000 अभी 50 और लाख भी हो सकती है। तो यार आपको ना कम से कम अपने जो मंथली खर्चे हैं, आपको आपको खुद पता होता है कि आपके मंथली खर्चे कितने हैं। ठीक है, मंथली खर्चे आपके जितने भी हैं उस हिसाब से आप अपनी अपनी इमरजेंसी फंड बना सकते हैं। लाइक आपका मंथली खर्चा जो है वो 10,000 है, आपकी सैलरी 50 लाख कुछ भी है, मंथली खर्चा मतलब आपके जो सर्वाइवल के लिए, यानी आप रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हो या कुछ ऐसा नहीं, जो सर्वाइवल के लिए आपके जो मंथली खर्चे हैं उसका 6 गुना या 12 गुना आपके पास होना चाहिए। 6 गुना तो कम से कम होना ही चाहिए, नहीं तो आपका इच्छा है तो 12 गुना भी कर सकते हो, मतलब साल का जो खर्चा है। ठीक है, इसका मतलब ये कि अगर रिसेशन आ भी जाता है तो 6 महीने से लेकर 1 साल तक या 7-8 महीने तक वो रिसेशन चलेगा, इससे कम भी चल सकता है, लेकिन 6 महीने तक आपके पास पैसों की किल्लत नहीं होगी, क्योंकि आपके पास वो इमरजेंसी फंड है।
तो इमरजेंसी फंड एक बहुत बड़ा फैक्टर है जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो अपने आप को, ताकि आपकी अगर कोई भी ऐसी पैसों की आपको ज़रूरत पड़े तो आप अपने इमरजेंसी फंड को यूज़ कर सकते हो उस टाइम पे, उस क्रिटिकल टाइम पे जब मंदी चल रही है या फिर आपका जो भी रिसेशन है जो चल रहा है। अब देखो अगला टॉपिक हमारा है कि क्या आपका पैसा जो है वो रिसेशन के टाइम बैंक में सेफ है? या सीधी सी बात है कि अगर रिसेशन आ रहा है तो बैंक भी डूब सकता है। ऐसा नहीं है कि बैंक बहुत बड़ा है, इकोनॉमी अगर मार्केट जो इकोनॉमी अगर डाउन जा रही है और मार्केट अगर डाउन जा रही है तो बैंक पे भी बहुत इफेक्ट पड़ते हैं। तो आपको ना यहाँ पे कुछ चीज़ें सोचने की जरूरत है। जैसे आपको ना सबसे पहले ये सोचना है कि बैंक जो है आपका वो इकोनॉमिक सिचुएशंस को हैंडल कर सकता है या वो फाइनेंशियली सिक्योर्ड है। तो ऐसे बैंक जो है वो सर्वाइव कर लेते हैं और आपका पैसा जो है उस मामले में सिक्योर है। लेकिन आपने ऐसे बैंक्स में अगर पैसा लगा रखा है जो कि फाइनेंशियली सिक्योर नहीं है, जो इंश्योर नहीं है, तो आपका पैसा वहाँ पे डूब सकता है। लेकिन यहाँ पे कुछ फैक्टर्स मैं बात करता हूँ। जैसे मान लो ना कुछ 1-2 साल की बात पहले आरबीआई ने ये एक बैंकों को भी इंश्योर कर दिया है जहाँ पे आपकी जो इन्वेस्टमेंट का जो 5 लाख का अमाउंट है वो सिक्योर होगा हर बैंक में, जो कि आरबीआई से कनेक्टेड है। ठीक है, एग्जाम्पल आपका एक बैंक में कोई भी एबीसी बैंक है, उसमें आपका 15 लाख रुपए इन्वेस्ट है, या आपने सेविंग अकाउंट में डाल रखा है या कहीं भी इन्वेस्ट है या एफडी करा रखी है, जो भी है आपका पैसा डाला हुआ है 15 लाख रुपए। अगर रिसेशन के टाइम वो बैंक अगर डूब जाता है, उस केस में आपको 15 लाख नहीं मिलेंगे, आपको सिर्फ मिलेंगे 5 लाख, जो कि आपके इंश्योर्ड है उस बैंक के अकॉर्डिंग आरबीआई के थ्रू आपको वो 5 लाख मिल जाएंगे। तो अब उस केस में हम क्या कर सकते हैं? उस केस में हम ये कर सकते हैं कि अगर आपको बैंक का ये पता नहीं है कि ये उस सिचुएशंस में हैंडल कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, तो उस केस में हम ये कर सकते हैं कि 3-4 बैंक्स को यूज कर सकते हैं। हर बैंक में हम 5 लाख से ऊपर इन्वेस्ट ना करें, ताकि अगर वो बैंक डूबता भी है तो आप जो इंश्योर्ड अमाउंट ऑफ 5 लाख वो आपको वापस मिल जाएगा, जो आपका अमाउंट इन्वेस्टेड है वो आपको वापस मिल जाएगा। बट ऐसा नहीं है, और जो आप 3-4 अगर मान लो आपके 20 लाख है तो आप 4 लाख में 5-5 लाख करके उसको इन्वेस्ट कर सकते हो, ताकि अगर आप वो 4 बैंक्स में कोई बैंक भी डूबता है या कुछ है तो उस बेस पे आपको 5 लाख वो आपको वापस पैसा आ जाएगा, तो आपको वो इंश्योर हो जाएगा। दूसरा फैक्टर यहाँ पे है कि बैंक्स में ना अब रिसेशन के टाइम पे आपको पता है कि इंटरेस्ट रेट बैंक के ना बहुत कम हो जाते हैं। लाइक आप कोविड-19 की बात ही करता हूँ, जब रिसेशन आया था तो हमारा जो बैंक का जो नॉर्मल सिंपल इंटरेस्ट रेट था वो हमारे पास 6, 6.5 और 7% के आसपास चल रहा था। लेकिन कोविड-19 पे आते ही वो 4.5% तक आ गया था। बैंकों ने अपने इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया था और लोन के इंटरेस्ट को बढ़ा दिया था। ठीक है, तो उस केस में अगर आपके पास वो 15 लाख या 10 लाख जो भी 5 लाख पड़ा हुआ है, उस चीज़ में आपको उसका इंटरेस्ट जो है रिसेशन के टाइम पे वो 4.5% ही मिलेगा। लेकिन रिसेशन के टाइम पे आपका जो महंगाई दर है वो तो बढ़ गई, तो आपका ना हर टाइम पे वो पैसा कम ही हो रहा है। तो आपको ये सोचना है कि आप अपने पैसों को कैसे डिवर्सिफाई कर सकते हो इन्वेस्टमेंट के मामले में, ताकि वो आपके इन्फ्लेशन को बीट कर सके। ठीक है, उस हिसाब से आप पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हो। तो बैंक का इंटरेस्ट से तो वैसे भी कम होगा, तो आपको पैसे कैसे डिवर्सिफाई करने हैं वो आपको मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आप कहाँ कहाँ उस चीज़ को इन्वेस्ट कर सकते हो, ताकि इन्फ्लेशन का जो आपका दर है वो आपके पैसों को कम ना होने दे, और आपका उसके अगर मान लो इन्फ्लेशन का रेट जो है वो 9% या 8% है, और आपको उसका जो आपने इन्वेस्ट पैसा किया हुआ है उसका जो आपको इंटरेस्ट रेट है वो 12% मिल रहा है या 13%, उससे इन्फ्लेशन के रेट से ज़्यादा मिल रहा है, तो आपका पैसा ग्रो कर रहा है। लेकिन उससे कम मिल रहा है तो आपका पैसा ग्रो नहीं कर रहा। ठीक है, तो सीधी सी बात है, अगर बैंक में ये बोलूँ आपका पैसा सेफ है तो वैसे आपका पैसा बिल्कुल सेफ है बैंक में। बैंक कभी ऐसे डूबते नहीं है। अगर आपने एक अच्छे बैंक में इन्वेस्ट किया है या अपने अच्छे बैंक में पैसा डाला हुआ है तो वो डूबने की संभावना बहुत ज़्यादा कम होती है। लेकिन अगर डूब भी गया तो भी आपका जो मैंने आपको बताया कि इंश्योर्ड अमाउंट है 5 लाख का, वो आपका जो है वो सिक्योर होता है, वो आपको वापस मिल ही जाएगा। ये आज की वीडियो में बस इतना ही, जो मैंने आज के फैक्टर्स पे जो बात की है, जो रिसेशन के टॉपिक्स पे बात की है, तो इस पे आपको देखना चाहिए कि अगर आपको फाइनेंशियली सिक्योर होना है, तो अगर ऐसी सिचुएशन को आपको हैंडल करना है, आपको पैसों की किल्लत का सामना हो जाए या आपको सोचते हो कि ऐसा ना हो आपके साथ, तो ये चीज़ों ना आपको पहले से आपको प्लान करना पड़ेगा अपने ऊपर,
ताकि आप अपने पैसे को एक सही जगह पर यूज़ कर सके और सही टाइम आने पर वो आपको अच्छी ग्रोथ और अच्छी इनकम प्रोवाइड कर सके। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर मैंने आपको इन इमरजेंसी फंड का बताया यार, वो चीज़ ना आपके पास होनी ही चाहिए। और ये रिसेशंस के टाइम पे ना या जॉब लॉस या कुछ भी ऐसे टाइम पे ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है यार। इस चीज़ को ना आप सोचो, ये आपके पास ना हमेशा होना चाहिए। तो अब आप बताओ ये वीडियो आपको कैसी लगी, और सबसे पहले यार सीधी सी बात है, आप ना कमेंट करके ये बताओ कि ये जो मैं टॉपिक्स आपको बताता हूँ ये आपको जेन्युइन लगते हैं या फिर नहीं, या और आप कौन सी स्टेट से आप ये वीडियो देख रहे हो। लाइक आप मुंबई से देख रहे हो, आप हैदराबाद से देख रहे हो, बेंगलोर से देख रहे हो, चंडीगढ़ से देख रहे हो, पंजाब से देख रहे हो, हिमाचल से देख रहे हो, या कहीं से भी आप देख रहे हो, तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताओ कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो। और सबसे पहली बात कि आपके पास इमरजेंसी फंड है या नहीं, कमेंट में ज़रूर बताना यार। इमरजेंसी फंड आपके पास है या नहीं, अगर नहीं है तो ये आपको क्यों ज़रूरी है, तो मुझे कमेंट बताओ, मैं कमेंट में आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो आज के लिए ये वीडियो सिर्फ इतनी ही। तो इस चैनल को आप इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर लें, कमेंट तो करें जो मैंने आपको बताया, और सबसे पहले इस वीडियो को ये सब्सक्राइब करें, क्योंकि देखो अभी मेरा नया चैनल है तो यहाँ पे सब्सक्राइबर इतने हैं नहीं। तो आप इसको सब्सक्राइब करो ताकि मेरे को ना मोटिवेशन मिलती है इस चीज़ से, ताकि मैं अपनी वीडियोस को और बढ़ाऊँ और अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे ना हम इन पैसों के बारे में, मनी मैटर्स के बारे में आपके पास हम एक अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे वीडियो लेके आए। देखो मुझे ना, मैं कोई से भी एक्सपर्ट नहीं हूँ जो मैं इन्वेस्ट करता हूँ, मुझे ना थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं 10 साल से ना इन्वेस्टमेंट पे काम इन्वेस्टिंग कर रहा हूँ, और मैं अपने खर्चे भी लिमिटेशंस में करता हूँ, जिसकी मुझे वैल्यूज़ लगती है उस पर मैं खर्चा करता हूँ। अगर आप इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करो, अगर नहीं पसंद कर रहे तो डिसलाइक भी करो यार, सीधी सी बात है। तो मुझे भी पता लगे ना कि मैं वीडियो अच्छी बना पा रहा हूँ कि नहीं बना पा रहा। तो आप लाइक करो, डिसलाइक करो, आपकी मर्जी है, और कमेंट तो करो, ठीक है। और सबसे पहले यार इसको सब्सक्राइब कर लो ताकि, और बेल नोटिफिकेशन को पक्का दबा देना, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। सो गुड लक, हैव अ नाइस डे, बाय।